केले के पात में, पात पात में पात, त्यों गुणी जनों की बात में, बात बात में बात। आदरणीय गहलोत साहब ने प्रकारांतर से ही सजल के विभिन्न आयामों को छुआ, अपनी बात हमारे समक्ष रखी। अब तक जो 4 अधिवेशन हुए उनमें हम सजल के उल्लेखनीय कार्यों को सम्मानित करते रहे, लेकिन एक कमी हमेशा रही कि सजल पर चर्चाएं कम हुई, सजल के विभिन्न बिंदुओं पर विद्वानों के विचार हमारे समक्ष कम आए। वैसे सजल हिंदी गीति काव्य की एक विधा के रूप में उभरकर सामने आई, पर यदि इस विधा के आविर्भाव के नेपथ्य में देखा जाए तो इस विधा का उन्नयन हिंदी का उन्नयन है। यह एक आंदोलन है, एक अनुष्ठान है, एक उद्घोष है। हिंदी व्याकरण, हिंदी छंदों और हिंदी काव्य के विकास व सुचिता का। जितना भाषा महत्वपूर्ण है उतनी ही भाषा की शुद्धता व सुचिता भी प्रासंगिक है। भाषा के स्तर पर हुई त्रुटियां अंततोगत्वा पूरे वांग्मय को प्रभावित करती है। भाषा विशेष तौर से साहित्यिक भाषा वह दर्पण है जिसमें काल विशेष की संस्कृति व सभ्यता प्रतिबिंबित होती है। भाषा ही पीढ़ी को संस्कार देती है। भाषा से ही भविष्य की धैर्य पर खड़े होकर भूत की खिड़कियों में झांका जा सकता है। इन्हीं झरोकों से आती रोशनी इतिहास के गौरव को परिभाषित करती है। इसी सोच विचार को केंद्र में रखकर रचनाकारों व पाठकों और श्रोताओं को रुचिकर लगने वाली व्यंजनात्मक एवं लक्षणात्मक शैली जो दोहे जैसी मारक क्षमता और मुक्तक जैसा शिल्प सौष्ठव रखती है तथा पूर्णतः मानक हिंदी पर आधारित हिंदी छंदों व हिंदी व्याकरण से अनुप्राणित है, उस विधा के प्रादुर्भाव की कल्पना को साकार करने का संकल्प लिया और इस संकल्प के पूर्ण होने की दिशा में कुछ कदम चलने लगे। किसी भी मार्ग में सदैव मखमल के गलीचे बिछे नहीं होते। विशेष तौर जब कार्य एक रूढ़ी के विरुद्ध नवीन मानक तय करने का हो। सजल का मार्ग भी इतना सुगम नहीं था। सबके साथ और दृढ़ संकल्प ने पथ के कांटों को भी बुहारा, गड्ढे भी भरे और एक समतल रास्ता निर्मित किया। उसी सहयोग और समर्पण के भाव से पोषित सजल आज साहित्याकाश के नक्षत्र में जगमगा रही है। लेकिन इस सजल पर हमें चर्चा करने की जरूर आवश्यकता है। कुछ विद्वानों के विचारों को हम सुनेंगे। मैं सबसे पहले मुरादाबाद से हमारे बीच आए आदरणीय डॉक्टर महेश दिवाकर जी को आमंत्रित करती हूं कि वे सजल विधा की प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त करें और हमें अनुग्रहित करें, लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर महेश दिवाकर जी, मुरादाबाद। श्रद्धेय मंच और इस सारस्वत कुंज में उपस्थित साहित्यकार बंधुओं और बहनों, जैसा कि अभी 2-3 उद्बोधन हुए, उनके संदर्भ से ये भली भांति आकलन हो चुका है कि हम किस महत्वपूर्ण उपलब्धि और भविष्य के सुदृढ़ निर्माण के लिए इस सारस्वत कुंज में कृष्ण की नगरी मथुरा में उपस्थित हुए हैं। और उस मथुरा की नगरी में भी ऐसे उस शैक्षिक कुंज में कि जहाँ का वातावरण ही, जहाँ प्रविष्ट हम होते हैं तो मन को प्रेरित करता रहता है। अभी मंच की संचालिका बहन रेखा लोड़ा जी, स्मिथ के नाम से आप भली भांति जानते हैं, और इस कार्यक्रम के प्राण, इस सजल विधा की आत्मा, प्रेरक बिंदु और सजल गंगा के भगीरथ ऐसे हमारे पूज्य दद्दा स्वरूप, मैं उनको दद्दा कहता हूँ, ऐसे डॉक्टर अनिल गहलोत जी ने अभी सजल के ऊपर बड़े ही संक्षिप्त किंतु सारगर्भित विचार आपके सामने प्रकट किए। और उसी संदर्भों को आगे बढ़ाते हुए बहन रेखा लोड़ा ने भी ऐसी महत्वपूर्ण यहाँ बिंदु अंकित कर दिए, जो स्तंभ बना दिए, जो हमें निरंतर ये सोचने के लिए बाध्य करते हैं कि अब सजल कोई आंदोलन नहीं है। मैं एक शिक्षक की दृष्टि से और एक शोध निदेशक की दृष्टि से भी पूरी दृढ़ता और ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि सजल कोई आंदोलन नहीं है, बल्कि सजल भी वैसे ही जैसे कि नवगीत प्रस्थापित हुआ था, जैसे नई कविता परिवर्तित हुई थी,
जैसे नई कहानी साहित्य के क्षेत्र में अवतरित हुई, वैसे ही समय की धारा को अनुकूल बनाने के लिए और भविष्य के लिए एक सुदृढ़ सांस्कृतिक मार्ग देने के लिए सजल की प्रवर्तना मां सरस्वती की अनुकंपा से सन 2017 में हुई। यद्यपि मैं तो बहुत बाद में इस विधा से जुड़ा, मार्च 2021 में, और निरंतर एक प्राध्यापक रहते हुए 44 साल प्रोफेसर रहा। ये प्रयास करता रहा बिजनौर की भूमि में रोहिलखंड विश्वविद्यालय के परिसर में रहते हुए कि इस गजल का कुछ तोड़ निकलना चाहिए। तमाम हिंदी को छोड़कर लोग पता नहीं क्यों, कुछ पॉपुलैरिटी लेने के लिए या ऐसे ही वैसे ठाले कुछ काम करने के लिए अपनी संस्कृति का परित्याग करके अपनी हिंदी माँ को छोड़कर गजल के क्षेत्र में चले गए। और मैं तो जनपद बिजनौर में रह रहा, 31 साल वहाँ प्रोफेसर रहा, और वो गजल की एक प्रकार से जननी, जो जिसको सो कॉल्ड हिंदी गजल कहते हैं, उसकी जननी मानी जाती है। दुष्यंत कुमार जी, उनके बेटे आदित्य, काफ़ी लोगों से मेरा परिचय था, लेकिन मैं गजल में प्रवाहित होने की बात तो बहुत दूर है, मैं प्रविष्ट भी नहीं हो पाया, मेरा मन ही नहीं किया, क्योंकि गजल हिंदी की विधा नहीं हो सकती। हाँ, कुछ प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे गंगा स्वर्ग में प्रतीक्षा कर रही थी मृत्यु लोक में आने के लिए, लेकिन उसे एक सक्षम भागीरथ की आवश्यकता थी। और ऐसे भागीरथ के रूप में डॉक्टर अनिल अवतरित उसी पृष्ठभूमि से अवतरित होते हैं, गजल की पृष्ठभूमि से। इन शब्दों में कहना चाहूंगा कि कोई चलता बटिया बटिया, कोई लीकों पर चलता है, कोई चलता आदर्शों पर, कोई ग्रंथों में ढलता है, लेकिन लीकों को तोड़े जो अपने आदर्श बनाता है सृजक, वही इस वसुधा पर युग युग में पूजा जाता है। डॉक्टर अनिल गहलोत जी ने एक बहुत साफ सुथरा स्वच्छ सांस्कृतिक मार्ग आप लोगों के बीच दिया है। वो माँ सरस्वती की प्रेरणा से दिया है, इसमें डॉक्टर अनिल गहलोत जी का अपना कुछ नहीं है, क्योंकि सरस्वती की कृपा से, श्री राम की कृपा से, श्री कृष्ण नगरी की अनुकंपा से ऐसे लोग आते हैं जो आके समाज में अग्रसर की भूमिका को वर्ण करते हैं और एक काफिला उनके पीछे बनता चला जाता है। यही स्थिति डॉक्टर अनिल गहलोत जी की हुई है। मैं तो बहुत शायद 2.5 साल होने जा रहे हैं जब मैं सजल से जुड़ा, और पता नहीं क्या माँ सरस्वती की कृपा रही और वात्सल्य भाव रहा डॉक्टर अनिल गहलोत जी का कि मैंने आज तक 850 सजलें लिखी। इतने तो मैं गीत भी नहीं लिख पाया, दोहे तो बहुत लिख दिए, लेकिन 850 सजलें लिख जाना पता नहीं कैसे लिख गई। मुझे कभी कभी ये भ्रम होता है कि क्या ये माँ सरस्वती ने हमसे ही लिखवाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस विधा के क्षेत्र में कई सिरमौर बनकर हमारे सामने उभरे हैं, जिनको मैंने विशिष्ट आकलन के मध्य परखा है, समझा है। जैसे हमारे बीच में हमारे अग्रज तुल्य विजय राठौर जी हैं, उन्होंने लगभग 1000 से अधिक सजलें पूर्ण कर ली हैं, और उनके 10 संग्रह की जो समीक्षा है मैंने प्रस्तुत की स्वयं, मुझे अच्छा लगा। एक बिजनौर से, सॉरी धामपुर से, क्या है वो, मेरठ से डॉक्टर ईश्वर चंद्र गंभीर हैं, उन्होंने 1100 से अधिक गजलें लिखी हैं और वो सेना से निवृत्त हुए। और मैंने उनसे बात की है, मेरठ के कार्यक्रम में, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच का कार्यक्रम था, कि मैंने कहा आप तो सेना के व्यक्ति हो के इस प्रकार का अब संस्कृति का कार्य कर रहे हैं, आप सजल के क्षेत्र में क्यों नहीं आते? और उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरी ये सारी जो 1000 से अधिक की गज़लें हैं, इनको मैं जल्दी ही सजलों में परिवर्तित कर दूंगा, और वो काम लगभग संपन्न हो चुका है। बहुत जल्दी ही आपके सामने वो ग्रंथ भी आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जो इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि सजल कोई आंदोलन नहीं है, बल्कि सजल एक स्वतंत्र विधा के रूप में, गीत काव्य की विधा के रूप में, एक मुक्तक की परंपरा के रूप में ये सजल विधा हमारे बीच में है।
तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं इसके आंदोलन के बारे में बात करूं, बल्कि मेरे जो चिंता है, मेरे मन में जो भाव उत्पन्न होता रहता है वो ये है कि इसको कैसे और फैलाया जाए। यद्यपि सुगंध खुद ही अपने आप्यायित होकर पूरे विश्व में ये प्रवाहित हो चुकी है, विकीर्ण हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करने आया हूँ, जिनकी चर्चा दद्दा ने अभी अपने 7 से 10 मिनट। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, कुछ फायदे की बातें बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 3 शोध वहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं, एक रोहिलखंड विश्वविद्यालय में, एक वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में और एक सिंघानिया विश्वविद्यालय में, और तैयारी चल रही है। एक संवेदना के स्वर को लेकर है, एक सजल के अवतरण को लेकर है, और दूसरा उसके समीक्षात्मक उसको रूप को लेकर है, और चौथा एक विषय यहाँ आगरा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अनिल गहलोत जी के प्रभाव से कनक जी ने रजिस्टर्ड कराया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये कैसे आगे फैले। मैं निवेदन भी करना चाहूँगा यहाँ, यद्यपि समय की अपनी मर्यादा है, कि वैसे तो भारत में इस समय बहुत विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। अगर विश्वविद्यालयों की सूची को देखें नेट पे तो 789 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन कुछ मैंने उसमें से छांटे, और ऐसे विश्वविद्यालयों में 72 विश्वविद्यालय मैंने छांटे हैं। भारत के सारे विश्वविद्यालयों के नाम भी मैंने लिखे हैं, लेकिन यह पढ़ के नहीं सुना सकता। जो बात कहना चाहूँगा वो फिर दीदी मुझे टोक देंगी आके। तो इन 72 विश्वविद्यालयों की जल्दी ही टाइप करा के सूची में आपको भेजूंगा, और आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी प्रतियों को वहाँ के हिंदी विभागों में, क्योंकि वहाँ विभाग में हिंदी चल रही है, वैसे तो तमाम जगह हिंदी चल रही है, लेकिन विभाग में जो हिंदी चल रही है, जैसे इस महाविद्यालय में हिंदी चल रही है, ऐसी विश्वविद्यालयों में हिंदी चल रही है, वहाँ कम से कम अपने सजल संग्रह को भेजें। और साथ ही 2-2 प्रतियां आप केंद्रीय पुस्तकालयों में, जो कोलकाता की केंद्रीय लाइब्रेरी है, चेन्नई की लाइब्रेरी है, नई दिल्ली की लाइब्रेरी है, मुंबई की लाइब्रेरी है, 2-2 प्रतियां आप अपने उसकी संग्रह की भेजें। ऐसे ही सजल के ऊपर कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि सजल के तत्व निखर कर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सजल में भी वो गीतिका के तत्व निर्धारित हैं। इसके ऊपर हमने एक शोध भी रजिस्टर्ड कराया है, जैसे अंत्यवृत्ति की प्रधानता है, संगीतात्मकता है, निरपेक्षता है, पूर्वापर संबंध है, रसात्मकता है, भावातिरेकता है, शब्द चयन है, समाहित प्रभाव है, मार्मिकता, संक्षिप्तता। समय कम है इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि दूसरे व्यक्ति आएंगे। तो अगर इन तत्वों के आधार पर भी अगर हम शोध सबमिट करें तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। दूसरे कि सजल को हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बढ़ा सकते हैं, तो कुछ बिंदु मैंने 2 दिन से छांट रहा था कि छोटी छोटी गोष्ठियों, सेमिनारों और वेबिनारों का हम आयोजन करें। सजल पर विविध आयामों को छूते हुए आलेख और शोध पत्र लिखें, आलोचनात्मक लेखों का प्रकाशन हो, संपादन हो। यह काम डॉक्टर अनिल गहलोत जी या कोई अकेले करें ऐसा नहीं, आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जो संकलन निकल चुके हैं उनकी समीक्षाएं पुनः लिखवाएं, और इस प्रकार के संपादकीय ग्रंथ साहित्य के क्षेत्र में आने चाहिए। पत्र पत्रिकाओं में सजल पर आलेख, समीक्षा और सजलों का प्रकाशन होना चाहिए। अलग अलग जो हिंदी के महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, कि वहाँ भी आप अपनी पुस्तकों को भेंट करें। सामूहिक सजल संग्रहों और समीक्षा संग्रहों का जैसे कि किया जा रहा है, लेकिन कुछ अलग हट के परंपराओं से, चूंकि उसका ठेका डॉक्टर अनिल गहलोत जी ने ही नहीं ले लिया है। आप लोग भी करें जैसे हम लोग भी करते हैं, आगे आएँ, सब लोग सहयोग करेंगे, ऐसा काम करना चाहिए। दूसरा, सजल की कम से कम मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि जो 5 दशक की बल्कि 6 दशक की यात्रा हो 6 वर्ष की यात्रा होने जा रही है, तो उस यात्रा को लेकर, और भी नहीं तो 5 वर्ष की यात्रा को लेकर एक लेख लिखे जाएं और उसको फिर पुस्तकाकार दिया जाए। इससे अपना साहित्य और आगे बढ़ेगा, शोधार्थियों को उसका बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, सजलकारों के जो सजल के साहित्यकार हैं उनको समारोह पूर्वक सम्मानित और पुरस्कृत करने की जो योजना आपने बनाई है, इसको व्यापक विस्तार दें। अंत में है कि प्रवासी साहित्यकारों को भी आकर्षित करना है।
यहाँ तमाम लोग ऐसे बैठे हैं जिनके विदेशों में साहित्यकार कार्य कर रहे हैं, उनको भी आप थोड़ा ड्यू रेस्पेक्ट दीजिए। मथुरा की नगरी में बहुत आते हैं, ऐसे लोगों को अपना सजल संग्रह भेंट कर दीजिए और प्रेरित करिए, उनकी सहायता भी करिए कि वो सजल लिखें। और अंत में भारत और प्रांतीय जो साहित्य की एकेडमी है और संस्थाओं में वहाँ आप लोग कार्यक्रम बनाएं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम ये हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे समय दिया और मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी। धन्यवाद। देखना तकरीर की लज्जत की उसने जो कहा, मैंने ये जाना कि शायद ये भी मेरे दिल में था। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर महेश दिवाकर जी। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ कटनी से हमारे बीच पधारे श्री विजय बागरी विजय जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और सजल विधा की प्रासंगिकता विषय पर अपना उद्बोधन दें। आदरणीय विजय बागरी विजय जी। श्रद्धेय मंच को नमन। और मेरे सामने उपस्थित सभागार में वरिष्ठ साहित्यकार, सजलकार मित्रों, बहनों और बेटियों को उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। मातृभाषा हिंदी के संरक्षण संवर्धन के संकल्प की अभिनव फलश्रुति है हिंदी सजल विधा। मुक्तक हिंदी काव्य विधा की ऐसी शैली है जो किसी भी पारंपरिक मात्रिक छंद के मीटर पर लिखी जा सकती है। किसी छंद विशेष पर उसकी निर्भरता नहीं है। मुक्तक की 4 पंक्तियों को कम से कम 5 या अधिक पदिकों में विस्तार देकर सजल को आकार दिया जाता है। सजल विधा हिंदी की वरीयता, उसके सम्मान का प्रकल्प है, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रवेश उस सीमा तक अनुमन्य नहीं है जब तक हमें हिंदी के शब्दकोश में उसका पर्याय उपलब्ध ना हो। सजल के उद्भव नामकरण को देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने समर्थन देकर सजल की अवधारणा को मान्यता दी। एक ओर जहां गीत ऋषि नीरज जी ने इस विधा को गीतिका के स्थान पर अपना पूर्ण समर्थन देकर इसके विकास विस्तार को नई दिशा दी, वहीं कवि श्रेष्ठ चंद्रसेन विराट जी ने मुक्तिका के स्थान पर सजल की अवधारणा का निरपेक्ष भाव से अनुमोदन कर इसकी अग्रसरता को अपना अवदान दिया है। देश के विभिन्न विद्वानों आदरणीय डॉक्टर शिवोम अंबर जी, दादा सोम ठाकुर जी, चंद्रभाल सुकुमार जी और दादा ईश्वरी यादव जी ने इस विधा को अपना प्रणम्य अवदान देकर सजल विधा को उपकृत किया है। उनके अविस्मरणीय योगदान को कोटि कोटि नमन। अनेकों विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग के प्रोफेसरों, विभागाध्यक्षों ने सजल विधा को मान्यता प्रदान कर अपनी शुभेच्छाएं प्रदान की हैं। सजल पर केंद्रित महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाओं के विशेषांक समीक्षा ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं और निरंतर हो रहे हैं। विभिन्न शोधार्थी सजल विधा पर पीएचडी कर रहे हैं। सजल के कथ्य और शिल्प पर अनेक लेख और शोधलेख प्रकाशित हुए हैं। निसंदेह यह सजल के उन्नयन में महत्वपूर्ण आयाम है और एक आश्वस्ति है कि सजल अपने उद्देश्य में सार्थक और सफल हो रही है। मैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, देश की मासिक और त्रैमासिक पत्रिकाओं में सजल विशेषांक के रूप में उनका प्रकाशन और उसमें संपादन सहयोग और वो श्रेय जाता है आदरणीय विजय राठौर जी और रेखा लोढ़ा स्मिथ जी, जिनके संपादन सहयोग से देश में कई पत्रिकाएं सजल विधा के विशेषांक जो हैं वो प्रकाशित हुए हैं और चर्चित हुए। सजल हिंदी सेवा को समर्पित काव्य की ऐसी विधा है जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की मानक वर्तनी एवं लिपि की शुद्धता के अनुदेशों का पूर्ण निष्ठा से अनुपालन करती है। इसका प्रभाव सजल के साथ साथ हिंदी की अन्य काव्य विधाओं को भी निर्दोष लिपि की दृष्टि से समृद्धि प्रदान कर रहा है। आदरणीय डॉक्टर गहलोत जी द्वारा इसके व्याकरण विधान पर सर्वसम्मति से व्यापक विचार विमर्शोपरांत
कुछ मानक निर्धारित किए हैं। उन्होंने सजल के व्याकरण की बहुप्रतीक्षित जिस कृति का प्रणयन किया है, आज उसका विमोचन होना है। वह निर्दोष सजल सृजन का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस अभूतपूर्व क्रांतिकारी प्रयास के लिए उनको हार्दिक साधुवाद, और मैं चाहता हूं कि करतल ध्वनि से एक बार डॉक्टर गहलोत जी का स्वागत। संप्रति सजल सृजन में संलग्न देश भर के बहुसंख्यक सजलकार इस विधा के माध्यम से हिंदी के स्वरूप संरक्षण के साथ ही सजल के उन्नयन में समर्पित भाव से संलग्न है। सजल विधा के प्रस्तावक सूत्रधार आदरणीय डॉक्टर अनिल गहलोत जी के जीवंत संरक्षण कुशल मार्गदर्शन में दर्जनों व्यक्तिगत सजल संग्रहों के प्रकाशन के साथ ही अनेक सजल सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। सजल अष्टकों के प्रकाशन की नई श्रृंखला भी प्रारंभ हुई है, जिनका आज विमोचन भी होना है। आगामी वर्षों में निरंतर सजल शतक प्रकाशित करने का अभियान प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 25 सजलकार अपनी श्रेष्ठतम 4-4 सजलों के साथ सहभागिता कर रहे हैं। उनकी सजलें समकालीन जीवन का स्पंदन हैं। उनमें संवेदना के कई रंग और रूप के साथ ही शिल्प के नूतन आयाम देखने को मिलते हैं। प्रत्येक सजल शतक की सजलें आधुनिक जीवन की सच्चाई को साथ लेकर चली हैं। उदात्त मानवीय मूल्यों की संरक्षिका बनकर मंगलेच्छाओं का आलोक विखेरती सजलें संवेदना कथ्य भाव के स्तर पर बहुआयामी, विविध वर्णी, रोचकता, शिल्प और व्यंजना से परिपूर्ण। व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से जुड़े हुए देश के समर्पित सजलकार निरंतर सजल विधा को समृद्धि प्रदान कर रहे हैं, लेकिन निर्दोष और काव्य दोषों से मुक्त सजल सृजन के अभ्यास के लिए संख्यात्मक विकास विस्तार के स्थान पर गुणात्मक सृजन की आवश्यकता को भी अब महत्व दिया जाना चाहिए। समीक्षा की कसौटी पर सजलों को उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सजलकार कथ्य भाव, शब्द संयोजन और शिल्प साधना की दृष्टि से कहीं ना कहीं समझौता कर संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि स्वस्थ समालोचक निर्दोष सृजन धर्मिता से कभी समझौता नहीं करता। उनके दिशा निर्देश का अनुपालन करने से मानक सजलों के सृजन का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः इस तथ्य को व्यवहारिक रूप से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हमारी हिंदी भाषा के शब्दों का लालित्य, हमारी अपार शब्द संपदा हमें वरदान स्वरूप प्राप्त है। नवीन शब्दों का प्रयोग सजल की लोकप्रियता को संपन्न करता है। सरल या कठिन, प्रचलित या अप्रचलित तत्सम शब्दों के प्रयोग करने पर किसी तरह के भेदभाव से सजल की मौलिकता आहत होती है। अतः सजल को समृद्धि के विविध आयामों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। सजल सृजन अभियान के माध्यम से हिंदी निष्ठा और जय हिंदी जय सजल के उद्घोष को सार्थकता प्रदान करने हेतु निरपेक्ष समीक्षा का सहयोग इसके अभियान को नई दिशा प्रदान करेगा। मैं आशा करता हूं कि इस दृष्टि से सजल विधा को रचनात्मक कौशल विकास के साथ साथ हम उत्तरोत्तर अधिक शक्ति संपन्न कर सकेंगे। इस संदर्भ के साथ मैं बड़े गर्व से ये कहना चाहता हूं कि सजलों की स्वस्थ समीक्षा की दृष्टि से आदरणीय अवधेश गुप्त नमन जी, आदरणीय जला राठौर प्रभाकर जी अभिवंदनीय सहयोग देकर सजल सृजन को प्रोत्साहित कर अनुग्रहित कर रहे हैं। मैं उनके अवदान को कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारे मध्य प्रदेश का सजल के विकास विस्तार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे मध्य प्रदेश से अनेकानेक सजलकार सजल लिख रहे हैं, सजल आंदोलन में अपनी सहभागिता कर रहे हैं, सजल को आगे बढ़ा रहे हैं। निर्दोष काव्य सृजन के प्रति उनकी गहरी अभिरुचि और निरंतर जिन पटलों से उनका जुड़ाव है, उनमें उनका नित्य प्रति जो मार्गदर्शन उनको प्राप्त होता है, उसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। और इस विषय में मैंने देखा अभी सागर में अपने जला राठौर प्रभाकर जी बैठे हैं।
उनके यहाँ सागर से एक पत्रिका निकलती है, उस साहित्य सरस्वती सागर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, उसके प्रत्येक अंक में सजलें प्रकाशित हो रही हैं। इसी तरह उनका एक सजल संग्रह जो है प्रकाशित हुआ, फूलों के अधरों पर कीलें, प्रभाकर जी का, उसको 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। मैं सजल सर्जना पटल के सभी पटलों में मैं एक अपेक्षा करना चाहता हूं कि आदरणीय जला राठौर प्रभाकर जी एक बहुत अच्छे समीक्षाकार भी हैं, उनका सहयोग सजलों को मिलना चाहिए, उनका सहयोग आपको सजल की समीक्षा के लिए लिया जाना चाहिए। इस तरह सजल अभियान से जुड़े सभी सजलकारों की सहभागिता, समर्पणशीलता का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और एक और नाम का उल्लेख मैं करना चाहूँगा, जबलपुर से हमारी बहन कृष्णा राजपूत जी, जिनका साहित्यिक जीवन सजल के लिए समर्पित है। मैं उनके अवदान को प्रणाम करता हूं और आदर के साथ सभी सजल मित्रों और सजल साधकों के अविस्मरणीय अनिर्वचनीय योगदान को सत नमन करते हुए सजल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंदी, जय सजल। बिना किसी भूमिका के सादर मंच और अति आदरणीय यह सभागार, मेरे मन में प्रश्न तो ये था कि सजल की प्रासंगिकता पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी है और 3 श्रेष्ठ मूर्धन्य साहित्यकार मुझसे पहले बोले, अब मेरे लिए कुछ छोड़ा है। पहला प्रश्न, आखिर सजल की आवश्यकता क्या है? मैं बात यहां से प्रारंभ करता हूं। सजल की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? तब हम समझ पाएंगे प्रासंगिकता को। अब मैं मेरी बात कर क्या करूं? पहला प्रश्न ये कि आखिर इस देश को, इस भारतीय साहित्य को और हिंदी साहित्य को आखिरकार सजल की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तब हम सजल की प्रासंगिकता तक पहुंच सकेंगे। तो हम इस प्रश्न की यदि पृष्ठभूमि पर जाते हैं तो हम पाते हैं कि एक लंबे समय से आदमी बड़ी मेहनत से लिखते रहा, पूरी रात बैठा। ये प्रश्न मेरी आवाज सब तक पहुंचेगी। ये प्रश्न था हमारी भारतीय मंशा में कि हम हिंदी वाले जो हिंदी के सेवक हैं, हिंदी साहित्य को जीते हैं, पर उनके पास कोई ऐसी आकर्षक विधा नहीं थी, जो हमारे पलायन को रोक सके। हम गजल के आकर्षण में इतनी तीव्रता से बंधे जा रहे थे कि हर हिंदी का साहित्यकार चाहता था कि वो गजल लिखे, और बड़ा संकट ये कि गजल लिखने तो लगे लेकिन उर्दू वालों ने उन्हें स्वीकारता नहीं दी। और ये बड़ा प्रश्न मैं बताता हूं आपको, आप सब लोगों ने देखा होगा, वे ही हिंदी के साहित्यकार या वे ही हिंदी के कवि केवल मान्यता पा सके जिन्होंने अपना नाम बदल दिए, चाहे वो बिना गोरखपुरी हो या ऐसे ही 2-4 और नाम हो। उर्दू में केवल गजल में वही लोग नाम स्थापित कर सके जिन्होंने अपने नाम बदल दिए, और हिंदी के नाम लेकर उन्हें कभी स्वीकारता नहीं मिली। ये प्रश्न देश के लिए बड़ा हो गया, हिंदी साहित्य के लिए बड़ा हो गया। तब आवश्यकता हुई, और इस आवश्यकता को ऐसा नहीं कि अनिल गहलोती ने पहली बार सोचा, इससे पहले भी लोगों ने सोचा। बात करें नीरज जी की तो उन्होंने गीतिका कहा, लेकिन वो कोई व्याकरण न दे सके। अगर चंद्रसेन विराट की बात करें, उन्होंने मुक्तिका कहा, लेकिन कोई व्याकरण न दे सके। चाहे वह तेवरी हो
नागरिक गजल कहो। मेरा सीधा संवाद हुआ सोम ठाकुर जी से। मैंने प्रश्न किया कि आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे, नागरिक गजल को कैसे परिभाषित करेंगे? बोले देवनागरी लिपि में लिखते हैं इसलिए नागरिक गजल है। इसका करेंगे क्या? फिर रही तो गजली भाषा उर्दू है, आप देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, हिंदी का क्या बना होगा इससे? हम तो हिंदी के बदले की बात करना चाहते हैं। हिंदी को कैसे प्रश्रय मिलेगा, इस विषय पर पहली बार सोचा गया, समझा गया और उस पर काम किया गया सजल सर्जना समिति द्वारा। यह प्रश्न और उसके उत्तर के लिए खड़ी हुई है सजल। सजल आज उसकी प्रासंगिकता की बात करें तो प्रासंगिकता की बात पहले से ही विजय राघवन कर चुके हैं, क्योंकि हिंदी का जो मानक स्वरूप है सजल वह लेकर चलती है। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य दोनों को परिष्कृत स्वरूप देने का काम सजल कर रही है, ये उसकी प्रासंगिकता है। वर्तमान समय में हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को गरिमापूर्ण बनाने का कार्य सजल द्वारा किया जा रहा है। इसलिए बड़ी अच्छी बात है, सब लोग जानते हैं यहाँ सजल से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति जो सजल से जुड़े हैं वे सजल के नियम, सजल की रूपरेखा और सजल के संपूर्ण स्वरूप से परिचित हैं। किंतु मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यदि हम वर्तमान समय में हमारे द्वारा निर्धारित किए गए स्वरूप सजल को जीवंत बनाए रखना है तो हमें अपनी तरफ से प्रयास करना होगा, और वे सभी प्रयास करने होंगे जो महेश दिवाकर जी ने बताए। आवश्यकता है समीक्षात्मक ग्रंथों की, आवश्यकता है इस पर चर्चाओं की, परिचर्चाओं की, संगोष्ठियों की। इस प्रकार हम सजल का स्वरूप तो निर्धारित करेंगे ही, सजल को विकसित तो करेंगे ही, साथ ही सजल के माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य को गरिमापूर्ण बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा, मेरा छोटा भाई विषय के बहुत नजदीक बोला। वाकई जरूरत ये थी कि जब साहित्य रत्न मान थी तो उसमें सजल धारा को अलग से प्रवाहित करने की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों उसका प्रादुर्भाव हुआ, चर्चा इस विषय पर करनी थी। तीनों विद्वानों ने अपनी बात कही और सजल यात्रा को हम तक पहुंचाया। अब सम्मान का कार्यक्रम हम आरंभ करने जा रहे हैं और ये मंच मैं इन पंक्तियों के साथ संतोष कुमार सिंह जी को सौंप रही हूँ कि सौंप रहे हैं आपको अब हम ये पतवार, लगे किनारे अपनी नैया डूबे ना मझधार, लगे किनारे अपनी मैया नैया डूबे ना मझधार। आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी आगे अपना मंच संभालें।